ये सोचो कि कितने दिन तक लगातार इंडेक्स 3% घट सकता है। करेक्ट। स्टॉक्स का तो खैर अलग हो सकता है कि कभी कोई एमजीएल आईजीएल के लिए खराब ही खबर आ जाए तो उसका कोई क्या कर सकता है, लेकिन स्टॉक का तो नहीं पता। लेकिन इंडेक्स एक तरफा कभी घटेगा नहीं, एक तरफा कभी बढ़ेगा नहीं, ठीक है ना। तो नए मूव के पहले वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन में अब यहाँ से और घटे या बढ़े ये तय करना है। ओके। क्यों? ऊपर से निफ्टी आपका घट चुका है 3000, 26,277 का आपने हाई बनाया Correct. सितंबर के अंत में, 26 सितंबर होगा शायद, 77। हाँ। बराबर। वहां से एग्जैक्टली 3000 पॉइंट आप नीचे आ गए। बैंक निफ्टी 54,400 के आसपास का हाई बनाया है, वहां से 4,500 पॉइंट आप एक तरफा घट चुके हैं, ठीक है। अब नया घटने के लिए भी तो कुछ कारण चाहिए भाई, ऐसा तो नहीं कि मार्केट में ताला ही लग जाएगा। सही बात है। ठीक है, या तो थोड़ा बढ़ के फिर घटे, या घटना ही और है तो फिर कुछ कारण चाहिए। 10-11% का करेक्शन अच्छा करेक्शन होता है, हेल्दी करेक्शन होता है अगर किसी भी बुल मार्केट में। सो अब फ्रेश गिरावट के लिए आपको कुछ तो चाहिए। कहाँ से आ सकता है? रिटेल का एक्शन। रिटेल अभी तक दूर है, लेने के मूड में नहीं है। मेरा भाव आएगा मैं बेच के निकलूंगा, मैं फंस गया, अभी मुझे नया कुछ नहीं लेना, निकलना है। ये किसकी बात कर रहा हूँ मैं? वो रिटेल जो डायरेक्ट शेयर खरीदता बेचता है। एक रिटेल वो है जो म्यूचुअल फंड के जरिए पैसा लगाता है, उसको अभी तक कोई खास फर्क नहीं पड़ा है कि हाँ कंसर्न है यार उसका भाव आना घट मतलब गया। और थोड़ा नहीं वेट। नहीं, जैसे म्यूचुअल फंड वाला है यार, चल नहीं रहा, घट गया। मेरा पोर्टफोलियो इतना ऊपर था, 10-12% मेरा पोर्टफोलियो कम हो गया। और डाल देता हूँ। नहीं नहीं, और तो ठीक है, मेरी एसआईपी चल रही चलने तो नया तो नहीं डालूंगा, ठीक है जैसा चल रहा चल रहा, देखता हूँ। ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर की माइंड सेट है। अब जो रिटेल इन्वेस्टर्स या एचएनआई भी, रिटेल से मेरा मतलब नॉन इंस्टीट्यूशनल, जिसमें एचएनआई, अल्ट्रा एचएनआई, फैमिली ऑफिस, प्रॉप बुक, रिटेल ये सब आ गए, जो डायरेक्ट शेयर खरीदते हैं, उनकी दो प्रॉब्लम है। एक, कुछ लोग ऐसे हैं जो शेयर भी खरीदते हैं डिलीवरी और साथ में एफएनओ भी ट्रेड करते हैं, तो उनके एफएनओ वाले सारे सौदे फंसे हुए हैं, वहाँ नुकसान है, मार्क टू मार्केट लॉस है। अब उनके पास दो ही ऑप्शन है, या तो लॉस बुक कर ले, या जो डिलीवरी में कहीं कहीं जो शेयर पड़े जो अभी भी प्रॉफिट में है, अगर किसी ने इलेक्शन के पहले खरीदा है, इलेक्शन के रिजल्ट के पहले, तो वो तो अब भी प्रॉफिट में ही है। करेक्ट। राइट, नुकसान में तो अब भी नहीं है। किसी ने 1 साल पहले निवेश किया तो अब भी प्रॉफिट में है, तो आपका लॉन्ग टर्म ही लग रहा है, ठीक है यार थोड़ा बेच दो शेयर, सामने लॉस की पोजीशन नहीं बेचूंगा, लॉस बुक नहीं करूंगा, खड़े रहूंगा। तो उस तरह की बिकवाली हो रही। दूसरी बिकवाली हो रही उन रिटेल शेयरों की जिन्होंने शेयर खरीद के अब वो थक हार कर बेच रहे हैं। एक, प्राइस करेक्शन की वजह से, और दूसरा टाइम वाइज करेक्शन। प्राइस वाइज करेक्शन से ज़्यादा टाइम वाइज करेक्शन दुखी करता है। प्राइस वाइज करेक्शन में क्या होता है नेहा, 2 दिन में शार्प करेक्शन आया, स्टॉक 10-15% घट गए, लेकिन वापस जब चल जाता है ना, तो अगर आपने वो 2 दिन कैसे भी संभाल लिए ना, तो आपको लगता है यार ठीक है कोई बात नहीं, मैं सेफ हो गया, वापस आ गया। अब तक 4 साल में आपने यही देखा है। करेक्ट। फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि टाइम वाइज करेक्शन आ रहा है कि स्टॉक चलने का नाम नहीं ले रहे वापस, ओके। अटके पड़े हैं। और ऐसे में लोगों का पेशेंस जा रहा है यार। मतलब आज आप खरीदना भी चाहें तो आप पहले ये सवाल पूछिए, 9:15 बजे तब खरीदो, 3:30 बजे भाव ऊपर होने की गारंटी हो। आज तब खरीदो जब लगे कि कल भाव ऊपर मिलेगा, वो तो दिख ही नहीं रहा। जितना आप डिले कर रहे हो एक्शन को, उतना नीचे मिल रहा है। तो इसलिए एक तो किसी को लेना नहीं है, और ऊपर से सबको देना है। मेरा भाव आए तो मैं निकलूं, या तो फंसी हुई पोजीशन पे, या फिर प्रॉफिट में थोड़ी बहुत पोजीशन है तो बेच के निकलूं, मैं परेशान हो रहा हूँ। सो वो जो बिकवाली हो रही, तो अल्टीमेटली चाबी इस बाजार के इस वक्त रिटेल के हाथ में। कल जो भी भारतीय बाज़ारों में देखने को मिला उसके पीछे कोई घरेलू कारण नहीं थे। ये आपको भी पता है कि वहाँ पे रूस और यूक्रेन में जो जंग चलती हुई नज़र आ रही है, कई लोग बाग कह रहे हैं, उनमें जो पूर्व राष्ट्रपति है रूस के, उनका भी यही मानना है कि अब जो तीसरा विश्व युद्ध है वो छिड़ चुका है और अमेरिका रूस को उकसाने की तैयारी करता हुआ नज़र आ रहा है। ये सभी चीज़ें अलग चीज़ें, लेकिन कल के लिए कल का दिन काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। उसके पीछे रीज़न ये है कि आज की छुट्टी भारतीय बाज़ारों में है और महाराष्ट्र के जो असेंबली इलेक्शन है वो होते हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छी खासी वोटिंग का माजरा आज चलता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन आज रात तक एग्ज़िट पोल है वो आते हुए दिखाई देंगे शाम को 6:30 बजे बाद से ही, और ये भी निश्चित होता हुआ दिखाई देगा कि कौन सी पार्टी मजबूत होगी, और इसका असर आपको भी पता है कि भारतीय बाज़ारों में ज़बरदस्त तरीके से पड़ता हुआ नज़र आएगा और एक्सपायरी के दिन पूरा असर इसका देखने को मिलेगा। तो आज रात को हम जब वीडियो लेकर आएंगे तो बताएंगे कि एग्ज़िट पोल में क्या कुछ आता हुआ नज़र आ रहा है, कौन सी पार्टी मजबूत है, कौन सी पार्टी वीक है, क्योंकि ये एक मुद्दा है, ये एक अस्थिर मुद्दा है। मतलब इसका ज़्यादा इम्पैक्ट तो भारतीय बाज़ारों पर पड़ेगा नहीं, लेकिन फिर भी 1 से 2 दिन भारतीय बाज़ारों पर इसका असर तो देखने को मिलेगा, क्योंकि यदि कोई भी पार्टी कोई जगह पे हारती है तो इसका मतलब है कि वहाँ की जो पॉलिसीज़ है वो सभी चेंज हो जाती है। और आपको भी पता है कि मुंबई जैसे राज्य में ऐसी चीज़ें होना और इसका इम्पेक्ट पड़ना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहीं पे एनएससी और बीएससी वहीं पे आपको देखने को मिलेंगे और सभी चीज़ें कॉरपोरेट एक्शन वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त देखने को मिलता है। तो उसका असर
भारतीय बाज़ारों पर ज़रूर पड़ेगा। वो कितना पड़ेगा वो देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि जिस हिसाब की स्थिति में भारतीय बाज़ार अभी खड़े हैं वो थोड़े नेगेटिव हैं, और वहाँ से बाज़ार खुलने के साथ ही और नेगेटिव इम्पैक्ट जो है पड़ता हुआ भी दिखाई देगा। तो बाज़ार पर नज़रें आपकी रहनी ही चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब की स्थिति अभी भारतीय बाज़ारों में बनती हुई दिखाई दे रही है उसका असर भारतीय बाज़ारों में देखने को मिलेगा। उसके अलावा फिर जो काउंटिंग है वो 23 नवंबर को होनी है, यानी कि 2 दिन बाद काउंटिंग है 23 तारीख को। तो उसका जो मेन इम्पैक्ट है वो 23 तारीख बाद पड़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि एग्ज़िट पोल कुछ और होते हैं, नतीजे कुछ और होते हैं। जैसा कि आपने हरियाणा चुनाव में भी देखा कि एग्ज़िट पोल कुछ और कह रहे थे और जो नतीजे थे कुछ और ही आते हुए दिखाई दिए। तो यहाँ पे आपकी नज़रें ज़रूर रहनी चाहिए। फ़िलहाल 21 नवंबर यानी कि कल का दिन, जहाँ पे अमेरिकी बाज़ारों में इनिशियल जॉबलेस क्लेम के आंकड़े आएंगे और होम सेल्स के आंकड़े आते हुए दिखाई देंगे, तो इसका इम्पैक्ट अमेरिकी बाज़ारों पर पड़ता हुआ दिखाई देगा। साथ ही ग्लोबली इम्पैक्ट इन सभी का पड़ता हुआ दिखाई देगा। तो कल भारतीय बाज़ारों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो डेटा रहेगा वो आज रात को आने वाला एग्ज़िट पोल रहेगा, क्योंकि जिस हिसाब से लास्ट के आधे घंटे में भारतीय बाज़ारों में सेलिंग देखने को मिली थी, वो सेलिंग बता के जा रही थी कि भारतीय बाज़ारों में अभी भी कोई तेज़ी का रुख नहीं है। जो एक चीज़ तो साफ़ है कि यदि वो गिरावट असली थी तो वो अमेरिकी बाज़ारों में भी होनी चाहिए थी। जैसा कि यूक्रेन ने मिसाइल का अटैक किया, उसका असर अमेरिकी बाज़ारों पर भी होना चाहिए था, लेकिन वहाँ पे कुछ नहीं देखने को मिला। डाउ जोन्स में अच्छी तेज़ी देखने को मिली। नेस्डेक जो कि करीब 1% से ज़्यादा की तेज़ी कल अमेरिकी बाज़ारों में दिखाता हुआ नज़र आ रहा था। तो कुल मिला के देखें तो वो जो इम्पैक्ट आया वो केवल भारतीय बाज़ारों पर देखने को मिला है। और FIIs की सेलिंग आप देखोगे तो लगभग 4000 करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग FIIs फिर से करते हुए दिखाई दिए हैं। तो वो जो सेलिंग का आंकड़ा FIIs का आया है काफ़ी डराने वाला आंकड़ा है, लगभग 5000 करोड़ का। तो यदि अच्छी खासी बाइंग ही भारतीय बाज़ारों में आनी थी तो FIIs का आंकड़ा जो कि सोमवार के दिन केवल 1500 करोड़ का रहा था, उससे बढ़कर सीधे 5000 करोड़ जाना भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी नेगेटिव जो है साबित हुआ है। एक तरह से आप देखोगे तो 26 सितंबर से लेके आज तक एक भी दिन FIIs की बाइंग का दिन नहीं आया, और उनके कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो माइनस से माइनस होते गए। यानी कि जो पूरा बॉन्डर मचा रखा है वो केवल FIIs ने मचा रखा है। यदि FIIs की तरफ से ही बाइंग आती तो कोई नेगेटिव इम्पैक्ट भारतीय बाज़ारों पर देखने को नहीं मिलता। चाइना फैक्टर करते करते कितने दिन हो गए। चाइना का बाज़ार भी अब जो बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेज हैं उन्होंने डाउनग्रेड कर दिया, तो क्या फिर से FIIs की बाइंग नहीं आनी चाहिए थी? ये सभी अलग कारण हैं, लेकिन जो भारत के घरेलू कारण हैं जिनमें Q2 के नतीजे सबसे खास हैं, क्योंकि इतनी क्वार्टर्स के बाद भारतीय बाज़ारों ने बहुत नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। सभी कंपनीज़ में देखें तो हालत ख़राब होती हुई दिखाई दी है। केवल बैंकिंग सेक्टर को छोड़कर जिनमें भी कोटक महिंद्रा बैंक और इंडसइंड बैंक के नतीजे थोड़े वीक आते हुए दिखाई दिए हैं, उनके वैल्यूएशंस काफ़ी अच्छे हैं। और जैसा कि आप HDFC बैंक को भी पिछले जो बुधवार अभी मंगलवार है उसके दिन आपने देखा कि किस हिसाब से HDFC बैंक में ज़बरदस्त तेज़ी का मूड माहौल रहा है। इस गिरावट वाली मार्केट में इस तरह से टिका रहना HDFC बैंक का बहुत खास देखने को मिलेगा। और यदि HDFC बैंक 1820 का आंकड़ा पार करता है तो एक और बड़ी रैली की शुरुआत आपको HDFC बैंक में देखने को मिलेगी, और बाज़ार को HDFC बैंक संभाल के रखा हुआ है। ये चीज़ आपने भी नोटिस की होगी। तो ये सभी चीज़ें भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी अहम रहने वाली हैं। अब जो भारतीय बाज़ारों में लेवल्स की बात करें तो निफ्टी यदि 23,800 से 24,000 का लेवल आसानी से पार कर लेता है, उसी के बाद ही हम ये मानेंगे कि भारतीय बाज़ारों में रिवर्सल देखने को मिला है। वरना नीचे की तरफ भारतीय बाज़ारों में 23,300-350 का एक अहम सपोर्ट जोन है, उसको नीचे तोड़ेगा तब जाके 23,200 और फिर 23,000 के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। मतलब 23,000 से लेके 23,400 का जोन, 350 का जोन, ये जो 300 350 पॉइंट है वो काफ़ी अहम रहने वाले हैं, क्योंकि ये एक रिवर्सल के संकेत देते हैं। और यहीं पे यदि बॉटम बनता हुआ भी दिखाई दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो वेट एंड वॉच रखना है, हमें केस बचा के रखना है। बहुत से मौके मिलते हुए अब नज़र आएंगे, क्योंकि कई स्टॉक्स में अच्छे खासे वैल्यूएशंस आते हुए दिखाई दिए हैं। कई स्टॉक्स 30 से 40% की गिरावट के साथ आपको देखने को मिलेंगे, तो वहीं पे हमें अब नज़रें रखनी है। तो ऐसी खबरों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।